हेलो माई सेल्फ समीर एंड वेलकम टू माई क्लास। तो आज के क्लास में हम सेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सेल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर जाता है या फिर सेल्स के बाहर आता है वो कैसे कैरी आउट होता है वो आज डिटेल में समझेंगे। तो वो जानने से पहले मैं थोड़ा बात कर लेते हैं सेल का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो समझने के लिए हम एक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक का आउटर कवरिंग होता है सेल, वैसे ही एक सेल का आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। जैसे एक के अंदर होता है एग व्हाइट, वैसे ही सेल के मिडिल में होता है साइटोप्लाज्म। और जैसे एक का सेंटर में होता है यॉर्क, वैसे ही सेल का सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो आप एक के स्ट्रक्चर से सेल का फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो। तीन बेसिक फंडामेंटल पार्ट होता है, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एनी टिपिकल एनिमल सेल का, और इसका जो आउटर कवरिंग होता है सेल मेम्ब्रेन। और जब ये सेल मेम्ब्रेन को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं बता दूं, ये दो लेयर का हम देख सकते हो। यहाँ पर ये बीच सेंटर में से ऊपर एक लेयर होता है और नीचे एक लेयर होता है। ये जो लेयर है ये लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। दो लेयर होता है इसलिए इसको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर। ओके, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये जो येलो कलर का आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है ये होता है लिपिड मॉलिक्यूल। अब ये लिपिड मॉलिक्यूल का ऊपर एक लेयर होता है एंड नीचे एक लेयर होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है क्या ना, लिपिड बाइलेयर। ओके, और इसके बीच बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा ये होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये अलग अलग इसका फंक्शन होता है, अलग अलग टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका फंक्शन भी सेपरेट होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मेनली लिपिड बाइलेयर से बना होता है और बीच बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब ये जो सेल का जो आउटसाइड होता है, सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है उसको कहा जाता है आउटसाइड ऑफ द सेल, और सेल का अंदर वाला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट को कहा जाता है इनसाइड ऑफ द सेल, जहां पर होता है साइटोप्लाज्म। ओके, अब मान लेते हैं एक सेल है जिसका ये होता है सेल का आउटसाइड और ये होता है सेल का इनसाइड और बीच में है सेल का मेम्ब्रेन। ओके, अब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होता है जो कि सेल के अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सेल के बाहर से आता है ऑक्सीजन, वाटर, बाकी ग्लूकोज एंड डिफरेंट मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड दीज आर द सब्सटेंस दैट यूज्ड टू गेट इनटू द सेल। और सेल के अंदर जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट निकलता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया या फिर और कुछ एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जैसे जो फूड का ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट निकलता है ये सब बाहर जाता है। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिंपली ये जो लिक्विड बाइलेयर के अंदर से ही आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है जैसे कि आपका हो गया सोडियम हो गया और ग्लूकोज या फिर शुगर मॉलिक्यूल या फिर ऐसे कुछ लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल का मेम्ब्रेन के अंदर से इजीली पास नहीं हो सकते। इसका मतलब सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो कुछ कुछ चीजों को इजीली उसके अंदर आने के लिए देता है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को आने के लिए नहीं देता जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है वो सिलेक्टिव चीजों को अलाउ करता है, परमिट करता है आने के लिए और जाने के लिए, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको आने या जाने के लिए अलाउ नहीं करता। तो ये मिनरल्स जो होते हैं ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। मींस कुछ चीजें इसके अंदर से आसानी से आ जा सकते हैं जबकि कुछ चीजें नहीं आ सकते। ठीक है, अब ये जो सेल के अंदर आना जाना जो होता है ट्रांसपोर्टेशन उसको कहा जाता है। ये कुल तीन टाइप का होता है। जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर आता है या सेल से बाहर जाता है, ये तीन टाइप का ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। ठीक है,
एंड ऑस्मोसिस जो होता है ये फर्दर टू टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोस्मोसिस। इनके हर एक चीज के बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। बस यहाँ पर मैं एक फ्लो चार्ट आपको दे रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन टोटल कितना टाइप का होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिटेल में आपका सिलेबस में नहीं है, जो कि आप हर क्लास में पढ़ेंगे। एंड बल्क ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो कुल दो टाइप का होता है, एक एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट फिर से मैं थोड़ा अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर ये तीन टाइप का होता है, पैसिव, एक्टिव एंड बल्क ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन फॉर दो टाइप का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, और बल्क ट्रांसपोर्टेशन एक होता है एंडोसाइटोसिस और होता है एक्सोसाइटोसिस। क्लियर। अब हम देखते हैं सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का क्या क्या फीचर्स होता है। सबसे पहली बात है कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एनर्जी का एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी ये ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो अब देखते हैं किस टाइप का मॉलिक्यूल, जो जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को फ्लो होता है इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए यहाँ पर एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता। और जो मॉलिक्यूल जिस टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वो होता है गैसेस मॉलिक्यूल, जो कि इजीली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मेनली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता और इसमें हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ओनली जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि कोई गैसेस ये सब इजीली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में पास हो सकते हैं, वाटर भी हो सकता है। ओके, नाउ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हम फ्लो चार्ट में देखे थे कि ये मेनली दो टाइप का था, एक था डिफ्यूजन और एक था ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले डिफ्यूजन को समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सेल में डिफ्यूजन कैसे होता है। तो डिफ्यूजन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके रूम में कोई कॉर्नर में कोई परफ्यूम स्प्रे किया जाता है तो इसका स्मेल आपको कुछ देर बाद मिल जाता है, क्योंकि जो परफ्यूम का मॉलिक्यूल्स होते हैं जब यहाँ पर स्प्रे किया जाता है तो ये रीजन में परफ्यूम का मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो मॉलिक्यूल जो है वो आपके हर एक डायरेक्शन में ये मूव होते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली यही डायरेक्शन में मूव होगा जो आपके पास पहुंचता है, ये हर एक डायरेक्शन में मूव होता है और जब आपके डायरेक्शन में आएगा तो आपको ऑटोमेटिक ये इसका स्मेल होता है। तो यहाँ पर कोई एनर्जी का जरूरत नहीं होता जो कि गैस मॉलिक्यूल को परफ्यूम का मॉलिक्यूल को लेके आपके पास पहुंचाएगा। इसलिए इस टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं बताऊं कि जो आपका फेवरेट फूड जब किचन में बनता है तो किचन बिना जाके ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा डिश बन रहा है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होता है कि जो डिश का मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक एयर में ट्रैवल करके आपके पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी भी टाइप का एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो डिफ्यूजन हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन रीजन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफ्यूजन सेल के अंदर कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मान लेते हैं ये है सेल का इनर पार्ट और ये है सेल का आउटर पार्ट। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर आउटसाइड में, आउटसाइड ऑफ द सेल जो पर्पल कलर का मॉलिक्यूल है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इनसाइड में जो ब्लैक कलर का मॉलिक्यूल है इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन का पर्पल है तो ये क्या होगा ना, ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा और अंदर जो ब्लैक मॉलिक्यूल है ये ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। मतलब जो ब्लैक मॉलिक्यूल है वो बाहर चला जाता है और जो पर्पल मॉलिक्यूल वो अंदर आ जाएगा, क्योंकि बाहर पर्पल का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और अंदर ब्लैक का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ से लो कंसंट्रेशन को मॉलिक्यूल जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बाद आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वही सेम चीज होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को ही फ्लो होता है।
मॉलिक्यूल्स। तो इसमें एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर ये जो ये समझ लीजिए ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन और ये होता है ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन, तो ये वाटर बन जाता है, ठीक है। और ये वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है। अब एक बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है ये इस टाइप का मेम्ब्रेन है जो कि सॉल्वेंट को अलाउ करता है पास होने के लिए, लेकिन सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता। आपको पता होगा जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन दो चीज से बनता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट का पैसेज को अलाउ करता है और सोल्यूट का पैसेज को अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पर अगर सोल्यूशन जो है वो एक्वस सोल्यूशन होगा तो वाटर ही पास हो जाएगा और बाकी जो सोल्यूट होगा वो रह जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के प्रेजेंस में ही होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा कुछ मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होता। जब यहाँ पर इस साइड में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम है तो ऑटोमेटिकली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को वाटर जो है वो फ्लो हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। ओके, और सेल में कैसा होता है थोड़ा समझ लेते हैं। सेल में मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का इनसाइड और आउटसाइड में यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो यहाँ से अंदर आएगा, अगर अंदर ज्यादा होगा तो यहाँ से बाहर जाएगा। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट, जैसे मैं बताया था कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ पर अभी इसका फंक्शन आ गया। ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहा जाता है एक्वापोरिन। जो प्रीवियसली आपको याद होगा, मैं थोड़ा देर पहले बताया कि जो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो लिपिड बाइलेयर के बीच में ही ट्रांसपोर्ट होके अंदर या बाहर जा सकते हैं, लेकिन वाटर वैसे नहीं हो सकता। वाटर के पैसेज के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहता है इन द सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है एक्वापोरिन। अब समझते हैं कि मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल का अगर सेल के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल के बाहर जो है वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को फ्लो होगा और ये जो फ्लो हो रहा है इट हैज टू पास थ्रू द एक्वापोरिन, क्योंकि लिपिड बाइलर के अंदर से ये नहीं आ सकता, इट हैज टू पास थ्रू द एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन इज a special protein that present in the cell membrane of the cell that helps in the passage of water। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एंडोस्मोसिस क्या होता है और एक्सोस्मोसिस क्या होता है। जब वाटर जो है सेल के अंदर एंटर होता है तब उसको कहा जाता है एंडोस्मोसिस। ठीक है, मान लीजिए ये सेल है, जब इसके अंदर वाटर बाहर से एंट्री होगा तो जब इसके अंदर वाटर आ जाएगा तब ये सेल जो है वैसे स्वेल्स अप हो जाता है, मतलब पहले श्रिंकेज था अब ये स्वेल हो गया। और कभी कभी क्या होता है ना, सेल जो है ब्रस्ट भी हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा स्वेल्स अप हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन इसको टॉलरेट नहीं कर सकता और ये ब्रस्ट हो जाता है। तो अगर हम एक्सोस्मोसिस का बात करें तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट होता है। पहले केस में क्या होता था ना, वाटर आउटसाइड टू इनसाइड आता था, अब क्या होगा ना, इनसाइड टू आउटसाइड वाटर जाएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। तो ये वाटर जो है अंदर से बाहर चला जाता है, तब वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा होगा, सेल के अंदर ज्यादा होगा और बाहर कम होगा, इसलिए तो अंदर से बाहर को वाटर चला गया एंड द सेल इज नाउ गॉट श्रिंक। ओके, अब इसके बारे में और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, जो कि टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक आरबीसी रेड ब्लड सेल को एक सोल्यूशन के अंदर रखा गया है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो सोल्यूशन है यहाँ पर उसका वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है वाटर उसका कंसंट्रेशन के साथ इक्वल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाटर सी, इसका मतलब ये होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज इक्वल टू वाटर कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। ये है सोल्यूशन और ये है आपका सेल। तो सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो गया किसके साथ ना, आउटसाइड सोल्यूशन के साथ। अगर सोल्यूशन में
वाटर है मतलब उसका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट अगर इक्वल हो गया तो ऑब्वियसली सॉल्यूट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा ना, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब वाटर मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा तो सॉल्यूट भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इन सेल, सॉल्यूट सी मतलब सॉल्यूट इन सेल इज इक्वल टू सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन आउटसाइड में है इसमें जितना सॉल्यूट है बाहर अंदर सेल के अंदर भी इतना सॉल्यूट है, बाहर जितना वाटर है अंदर भी उतना वाटर है। तो अब बताओ कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इसके पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है जिसको कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, द सोल्यूशन इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इज सेम एज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जब सेल का साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर होगा, सोल्यूट होगा, उसका कंसंट्रेशन और आउटसाइड जो सोल्यूशन होगा उसमें वाटर और सोल्यूट का कंसंट्रेशन जब सेम होगा तब वो सोल्यूशन को कहा जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो ये केस में क्या होगा ना, वाटर जो है ना ही बाहर जाएगा और ना ही अंदर आएगा, क्योंकि हम थोड़ा देर पहले देखे कि जो वाटर होता है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को ही फ्लो होता है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन सेम हो गया क्योंकि सोल्यूशन क्या है ना, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, तो इसलिए वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अगर मैं आरबीसी का बात करूं तो आरबीसी के लिए 0.9% सॉल्यूशंस का सोल्यूशन या फिर 5% शुगर सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक होता है इन केस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के लिए अगर मैं 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब मैं थोड़ा समझा दूं आपको, अगर मैं 5 ग्राम ग्लूकोज लेता हूं और 100 ग्राम लूंगा वाटर, तो ये दोनों को जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा, डिजोल्व करूंगा, तो इसको कहा जाएगा 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन के अंदर अगर हम आरबीसी को रखेंगे तो ना ही वाटर बाहर जाएगा और ना ही वाटर अंदर आएगा। तो आरबीसी के बाद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आरबीसी का रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। नाउ टेक अनदर सिचुएशन जिसमें वही आरबीसी को हम एक ऐसा सोल्यूशन के अंदर रखे हैं जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और सोल्यूशन में कम है। थोड़ा समझ लीजिए, वाटर फिर से बता रहा हूँ, वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो सोल्यूशन में कम है। वाटर एस का मतलब होता है वाटर इन द सोल्यूशन जो कि कम है, और वाटर इन द सेल ये ज्यादा है, मतलब यहाँ पर वाटर ज्यादा है और यहाँ पर वाटर कम है। अगर सोल्यूशन में वाटर कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें सोल्यूट ज्यादा है, तो इसका ऑपोजिट हम लिख सकते हैं, द सोल्यूट इन द सेल इज लेस देन द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। सोल्यूट सी स्टैंड पर सोल्यूट इन द सेल एंड सोल्यूट एस मतलब सोल्यूट इन द सोल्यूशन। अगर वाटर कम होता है तो सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा, अगर वाटर ज्यादा होता है तो सोल्यूट कम होगा। तो ये सिचुएशन में जो आउटसाइड सोल्यूशन है वहां पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इस टाइप का सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब आप बोलोगे सर हाइपर का मतलब तो होता है मोर, और आप बोले यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो इसको हाइपरटोनिक क्यों कहा गया? बेटे ये जो वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है लेकिन सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सोल्यूशन का जो नाम होता है वो सोल्यूट के बेसिस पे दिया जाता है, सॉल्वेंट के बेसिस पे नहीं। तो यहाँ पर सोल्यूट ज्यादा है इसलिए इसको कहा गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नो डाउट वाटर कम है लेकिन सोल्यूट क्या है, सोल्यूट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द सोल्यूट ऑफ द सेल, तो इसलिए इसको कहा जाता है हाइपरटोनिक। तो यहाँ पर हाइपर का मतलब जो होता है मोर, वो किसको इंडिकेट करता है ना, हाइपर इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो ये कंडीशन में सोल्यूट ज्यादा है इसलिए इसको कहा जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आपको याद रखना होगा कि सोल्यूट ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। तो हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन को डिफाइन ऐसे करेंगे, द सोल्यूशन इन व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मोर। सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर सोल्यूट ज्यादा हो गया तो वाटर कंसंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसके कंपैरिजन से वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा और सोल्यूट ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन में मुझे बताओ वाटर कहां से कहां तक जाएगा। आउटसाइड में वाटर क्या है, कम है, तो इनसाइड में वाटर क्या है,
ज्यादा है तो वाटर इनसाइड टू आउटसाइड जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होगा, यस यहाँ पर होगा एक्सोस्मोसिस, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। आप देख सकते हो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। अब अगर आप पूछो कि सर एग्जांपल ऐसा क्या हो सकता है सोल्यूशन का, इससे पहले हम आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं जिसमें वाटर और सोल्यूट का कंसंट्रेशन सेम था। अगर हमको सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा करना है तो वो जो फिगर था वहां पर 5% ग्लूकोज, तो उसको ज्यादा कर दीजिए, 10% ग्लूकोज कर दिए तो आपके लिए हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। वहां पर हम लिखे थे 0.6% सोल्यूशन, अभी इसको ज्यादा कर देते हैं 1.25 कर दिए तो ये भी हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन इन केस ऑफ आरबीसी। ठीक है, और ये जो एक्सोस्मोसिस का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर बताऊं तो आप काफी बार मार्क किए होंगे, जब आप ज्यादा टाइम पानी में आपका हाथ धोते हैं या फिर पानी में कुछ काम करते हैं, जैसे कुछ सफाई करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, कुछ टाइम के बाद आपका जो फिंगर में ऐसे रिंकिल हो जाता है, फिंगर जो है ऐसे श्रिंक हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है वो क्या करता है ना, वाटर को रिलीज करता है टू द आउटसाइड मीडियम, क्योंकि बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए आपका बॉडी से वाटर जो है वो बाहर चला जाता है। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन हैपन एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोस्मोसिस। ठीक है, अब और एक सिचुएशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन सेल में कम है और सोल्यूशन में ज्यादा है। तो इससे पहले जो दो हम सिचुएशन लिए थे, फर्स्ट सिचुएशन में याद करो वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर और आउटसाइड द सेल मतलब सोल्यूशन के अंदर सेम था। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में क्या था ना, वाटर बाहर कम था इसलिए सेल के अंदर से वाटर बाहर चला गया था। अब ये सिचुएशन में क्या है, ये सिचुएशन में उसका उल्टा है, यहाँ पर सेल के बाहर मतलब आउटसाइड में वाटर ज्यादा है। WS का मतलब होता है वाटर इन सोल्यूशन इज ग्रेटर देन वाटर इन सेल, मतलब यहाँ पर वाटर कम है और यहाँ पर वाटर ज्यादा है, मतलब सोल्यूशन में ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो उसका उल्टा होगा सोल्यूट के लिए। सोल्यूट में क्या होगा, सोल्यूशन में अगर वाटर ज्यादा है तो सोल्यूट कम हो जाएगा और सेल के अंदर अगर वाटर कम है तो सोल्यूट ज्यादा होगा। तो इस टाइप का सोल्यूशन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एंड आई थिंक यहाँ पर हाइपो का मीनिंग जो होता है लेस, तो यहाँ पर वाटर को लेके ये नहीं लिखा गया है, ऑलरेडी मैं बता दिया। ये जो हाइपो का मतलब ये द हाइपो और लेस ट्रांसपोर्ट द सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूशन का जो नेमिंग होता है वो सोल्यूट के ऊपर बेसिस पे होता है, सल्फेट के बेसिस पे नहीं होता। तो ये केस में सोल्यूट जो है वो कम है इसलिए इसको लिखा गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर सोल्यूट ज्यादा होता तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में था तो हम लिखे थे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। द सोल्यूशन इन व्हिच the concentration of solute is less than the concentration of water, मतलब यहाँ पर क्या होगा ना, सोल्यूशन जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो लेस होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो मोर होगा, किसके कंपैरिजन से ना, एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, उसको कहा जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब ये केस में क्या होगा ना, जैसे ही बाहर जो है वाटर ज्यादा है और अंदर वाटर कम है, यहाँ पर कम है तो वाटर बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा ऐसे। ओके, तो रिजल्ट क्या होगा ना, एंडोस्मोसिस होगा। और एंडोस्मोसिस में इससे पहले हम देख चुके हैं कि सेल जो होता है वो स्वेल्स अप हो जाता है। इफ द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एबल टू टॉलरेट द प्रेशर देन इट मे बर्स्ट। और अगर हम एग्जांपल लिखें तो 0.6% सोल्यूशन सॉल्ट का अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन, या फिर अगर 0.2% ग्लूकोज सोल्यूशन लेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटोनिक फॉर आरबीसी। आइसोटोनिक का जो भी मेजरमेंट था उससे अगर हम ज्यादा लेंगे तो बनेगा हाइपोटोनिक, उससे अगर कम लेंगे तो बनेगा हाइपोटोनिक। और इसका अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में बताऊं, आप काफी बार देखे होंगे घर पे, जो किशमिश होता है इसको जब पानी में भिगाया जाता है तब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल्स अप हो जाता है ना। तो इट इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एंडोस्मोसिस। और किशमिश के लिए जो वाटर होता है वो होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है,
अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि क्या होता है इनके बीच में डिफरेंस। अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो डिफ्यूजन जो होता है वो इन केस ऑफ एयर और लिक्विड मीडियम दोनों में हो सकता है डिफ्यूजन, लेकिन ऑस्मोसिस ओनली इन केस ऑफ वाटर मीडियम और लिक्विड मीडियम में ही होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो होता है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉलिड भी होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का फ्लो होता है, मूव होता है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होगा ना, ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल, जैसे हम पहले पॉइंट में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये लिक्विड मीडियम में ही होता है, तो यहाँ पर ओनली लिक्विड मॉलिक्यूल ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को फ्लो होते हैं या मूव होते हैं। ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जरूरत तो नहीं होता, अगर प्रेजेंट है या नहीं है तो इसके ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर डिफ्यूजन के केस में। तो डिफ्यूजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ही जरूरी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से ही हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल फ्लो होता है। एंड और एक पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इक्वलाइजेशन होता है। इसका मतलब अगर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तक तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे इक्वलाइजेशन का कुछ मामला नहीं होता। यहाँ पर ज़्यादा इक्वलाइज होने के बाद भी जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में फ्लो हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो हम भी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जस्ट हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो एक रैपिड प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में बोला था कि वो स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एक रैपिड मतलब फास्ट प्रोसेस होता है और वहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर होता है, मतलब यूटिलाइजेस द सेल एनर्जी फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहाँ पर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन को ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, जो कि आपका बेसिक ट्रांसपोर्टेशन में पॉसिबल नहीं है। और लास्ट थिंग है जो लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में ही सेल के अंदर आते हैं। तो जो बिगिनिंग में मैं बताया था कि सोडियम, पोटेशियम ये सब लार्ज मॉलिक्यूल इजीली सेल के अंदर एंटर नहीं हो पाते, तो वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में सेल के अंदर आते हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं थोड़ा बल्क ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आपका सिलेबस के अंदर है। तो बल्क ट्रांसपोर्टेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो मॉडरेट प्रोसेस होता है। मॉडरेट मतलब ये पैसिव की तरह इतना स्लो नहीं होता कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जैसा इतना फास्ट भी नहीं होता। सेकेंड पॉइंट होता है ये लेकिन एनर्जी रिक्वायर करता है। ओनली पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बट एक्टिव और बल्क ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। देन बात कर लेते हैं जो सब्सटेंसेस है वो सेल के अंदर एज ए होल जाता है। ये वर्ड को बहुत ही ध्यान से आप मार्क करना। ये जो एज ए होल मतलब जो सब्सटेंस सेल के अंदर जाएगा वो एज ए होल जाएगा, मतलब जो सब्सटेंस जैसे है वो ऐसे ही एग्जैक्टली सेल के अंदर चला जाएगा। इसको कहा जाता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम देखें कि किस टाइप का सब्सटेंस एंटर हो सकता है, तो जो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जैसे कि लिक्विड ड्रॉपलेट हो गया, कोई सॉलिड फूड हो गया, वो सब जब सेल के अंदर एंटर होता है उसको कहा जाता है बल्क ट्रांसपोर्टेशन। जब डाइजेस्टेड फूड जाता है उसको कहा जाएगा एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जब फूड सब्सटेंस एज ए होल जितना भी है जैसे भी है विदाउट डाइजेशन अगर डायरेक्टली सेल के अंदर जाता है तो उसको कहा जाएगा बल्क ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अभी एक
वीडियो के द्वारा हम ये समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर एक जो एग्जांपल है अमोइबा का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैग्निफिकेशन 400 करके ये दिखाया गया है, और स्पीड जो है डबल स्पीड हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो दो साइड में जो स्यूडोपोडिया था वो आके ये ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर बंद कर लिए। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये जगह पे नोट करना और ये जगह पे नोट करना। यहाँ पर देखो सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे रैप्चर हुआ और ये अंदर से कुछ लिक्विड सब्सटेंस आता है जिसको कहा जाता है डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि ये जो ट्रैप हुआ है ऑर्गेनिज्म इसको वो डाइजेस्ट करेगा। और यहाँ पर देखो जो स्यूडोपोडिया था वो यहाँ पर फिर से जॉइंट हो गया इसका सेल मेम्ब्रेन, और पूरा एज ए होल एमोइबा बन जाता है। ओके, तो इसके आगे हम बात करते हैं बॉल ट्रांसपोर्टेशन टोटली दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का फिर दो टाइप का होता है, एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में जब लिक्विड ड्रॉपलेट सेल के अंदर एंटर होता है उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। ओके, जब सॉलिड फूड सेल के अंदर डायरेक्टली एंटर होता है उसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। तो जैसे हम अभी एमोइबा का एग्जांपल में देखें, वहाँ पर क्या होता था ना, एक सॉलिड फूड जो है वो सेल के अंदर डायरेक्टली इंटेक हो गया तो इसको कहा जाएगा फैगोसाइटोसिस। अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल वैसे ही एमोइबा के बॉडी के अंदर जाता तो उसको कहा जाता पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा बता दूं, एक्सोसाइटोसिस ये होता है आफ्टर डाइजेशन जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली सेल के अंदर से बाहर आ जाते हैं एज ए होल, तो उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो इतना तक था आपका सेल ट्रांसपोर्टेशन। 3 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन हम डिस्कस कर लिए और इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा।